हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बीएड की फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के विभिन्न रूप या प्रकार। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता ही रहता है, बिल्कुल सीखता है। इस संबंध में अमेरिका में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य हर व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, आदर्श एवं शक्तियों का विकास करना है, जिससे वह उचित स्थान बना सके और उसका प्रयोग कर वह स्वयं और समाज के आदर्श उद्देश्यों के लिए कर सके। इट मीन्स वो खुद के लिए भी काम करे और सोसाइटी के लिए भी काम करे। जेम्स के अनुसार शिक्षा उन कार्यों तथा आदर्शों का संगठन है जो किसी व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में स्थान दिलाते हैं। भौतिक इट मीन्स उसका स्टेटस कैसा है, ओके। सामाजिक उस सोसाइटी में उसने क्या अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो ये एजुकेशन ही होती है जो उसे यहाँ तक पहुँचाती है। रेमंड के अनुसार शिक्षा को विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे मानव विभिन्न तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में अनुकूलन करता है। इन सभी विचारों से एक बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा के दो रूप होते हैं। एक स्वरूप अनादि है, यह सदैव समाज में एक प्रक्रिया में निहित रहेगा, और दूसरा स्वरूप औपचारिक है। इन्हीं स्वरूपों को शिक्षा शास्त्री विभिन्न नामों से व्यक्त करते हैं, किंतु शिक्षा का एक मूल एक ही है। विद्वानों ने शिक्षा के 4 स्वरूपों का वर्णन किया है: नियमित एवं अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तित्व एवं सामूहिक शिक्षा एवं सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी नियमित तथा अनियमित शिक्षा अथवा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के इस रूप मतलब नियमित रूप में शिक्षा में विद्यालय की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है। नियमित शिक्षा के स्वरूप में विद्यालय की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है। इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। नियमित शिक्षा के अंतर्गत पूर्व योजना अनुसार कार्य होता है। बालक को एक निश्चित स्थान एवं समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा निशिक्षा न होकर निर्देश होती है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो एज ए डायरेक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो चीज़ हम बच्चों को बोलते हैं बच्चे वही करते हैं, और उसके लिए हम लोग पहले से प्री प्लानिंग बना लेते हैं और बच्चों को डिवाइड कर देते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, और जो भी डायरेक्शन हम लोग देते हैं बच्चा उसको फॉलो करता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा से तात्पर्य उन निर्देशों से है जो बालक की कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए जाते हैं। अध्यापक अपने ज्ञान को छात्रों को देता है और उसके व्यवहारिक पहलुओं पर भी अपने विचार प्रकट करता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक का योगदान प्रत्यक्ष नहीं होता है। वह केवल वातावरण का निर्माण करता और छात्र उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं। छात्र अपने समूह, परिवार, समुदाय तथा खेल के समूह में अनेक प्रकार से गुण अवगुण सीखते हैं। इसलिए रॉबर्टसन का विचार है कि निर्देशन कक्षा में ही समाप्त हो जाता है और शिक्षा जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। अतः शिक्षा का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष यहाँ पे जब टीचर स्टूडेंट को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रिलेटेड नहीं होती हैं उस सिलेबस के, उसका भी टीचर ध्यान देता है। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे कभी कभी क्लास में जो शोर करते हैं, तो शोर कर रहे हैं बच्चे और टीचर्स उनको बोल रहा है साइलेंट रहने के लिए, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष शिक्षा हो गई, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी टीचर बच्चों को बता रहा है। व्यक्तित्व एवं सामूहिक शिक्षा। व्यक्तित्व शिक्षा से तात्पर्य एक बालक की शिक्षा से है। प्राचीन काल में राज दरबारों में राजा लोग अपने पुत्रों की शिक्षा व्यक्तित्व रूप से कराते थे। इट मीन्स वो ग्रुप में नहीं करवाते थे। अगर राजकुमार सिंगल है तो फिर
बुलाते थे किसी को पढ़ाने के लिए तो बच्चा अकेले ही पढ़ता था। आज भी ट्यूशन परंपरा इसी का प्रतीक है। ट्यूशन परंपरा, जो लोग डोर टू डोर जाते हैं पढ़ाने, होम टू होम जाते हैं पढ़ाने, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम अपने सिंगल बच्चे को ही पढ़ाएंगे। तो ये कौन सी हो गई एजुकेशन? इंडिविजुअल हो गई, व्यक्तित्व हो गई। ठीक है। शिक्षक की शिक्षा व्यक्तित्व रूप से करवाते हैं, तो ये ट्यूशन का हो गया। एक बालक को शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसकी रुचियों, आदर्शों, प्रकृति तथा योग्यता का पूरा विकास हो। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा प्रणाली से है। इसके अंतर्गत एक आयु समूह, योग्यता एवं रुचि वाले बालकों को समान रूप से समान विषयों एवं व्यवहारों में शिक्षण दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का दूसरा रूप है। संभवतः इसलिए जे.के. मैकनीज ने संकुचित शिक्षा को मानव शक्तियों के विकास हेतु चेतनायुक्त प्रयास बताया है। शिक्षा से एक ऐसी आशा की जाती है कि वह समाज के लिए बालकों को उपयोगी बनाए। ठीक है, रटाना नहीं है, समझाना भी है, और पढ़ाई के साथ साथ उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको भी निखारना ये टीचर का ही काम है। तो इसलिए वो क्या है, समाज के लिए भी बालक को उपयोगी बनाए। इसलिए शिक्षा चाहे व्यक्तित्व हो या सामूहिक शिक्षा, इनका उद्देश्य बालकों को सामाजिक वातावरण में समायोजन के योग्य बनाना है। सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामान्य प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का विकास करना है। इस प्रकार की शिक्षा में बालकों की मनोवृत्तियों का विकास किया जाता है। इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, यह तो केवल बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान गुणों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने की ओर उन्मुख है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग गेम वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं जिसमें हर बच्चे करते हैं, और उनका जो मेंटल स्टेटस होता है वो भी देख लेते हैं। कुछ उनको ऐसे गेम्स करवाते हैं जो जिससे उनका माइंड और शार्प हो जाए। तो यहाँ पे सब जो बच्चे होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जहाँ तक विशिष्ट शिक्षा का प्रश्न है, इसमें बालक को किसी स्थिति में विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण इसी के अंतर्गत आता है। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा नियमित शिक्षा का ही एक परिवर्तित रूप है। अब हम देखेंगे शिक्षा के इन रूपों पर विचार करने के उपरांत हम निम्नलिखित निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। फर्स्ट है, शिक्षा मानव विकास का माध्यम है। शिक्षा मानव विकास का माध्यम है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा छात्र के भीतर और आत्मा में उन सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसका वह पात्र है। शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है, उसकी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा व्यवहारों का प्रशिक्षण देती है। शिक्षा के दोनों रूप मानव व्यवहारों को प्रशिक्षण देकर समाज के लिए अनुकूल बना देते हैं। वास्तविकता यह है कि जीवन के सभी अंगों, शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा जीवन का मार्ग निर्देशित करती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक एवं अध्यापक वातावरण में अपने जीवन के भावी रूप का निश्चय कर लेते हैं। शिक्षा उन्हें आवश्यक निर्देशन देकर राह पर लाती है। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि करती है। बालक में उसकी शारीरिक एवं मानसिक अभिवृद्धि शिक्षा के द्वारा ही होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने चरित्र के प्रशिक्षण, व्यवहार तथा व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि एवं साहित्य, कलात्मक एवं सांस्कृतिक रुचियों के विकास के द्वारा ही यह अभिवृत्ति अपेक्षित बताई है। अतः शिक्षा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, शिक्षा का उद्देश्य बालक के संपूर्ण विकास से है। यह संपूर्णता जीवन को व्यवस्थित करती है और ऐसी संपूर्णता केवल शिक्षा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अब हम देखेंगे औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला भली भांति जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है। यहाँ शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा का उद्देश्य ज्ञात रहता है तथा जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में सिलेबस को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में प्राप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण करता है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के लिए साधन विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, हम लोग बच्चों को किताबी ज्ञान देते हैं, उन्हीं से रिलेटेड उनका एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद उन्हें डिग्री दे देते हैं। और इन सब का जो भी प्रोसेस है और भी जो नॉलेज होता है वो लाइब्रेरी से मिल जाती है, म्यूज़ियम से मिल जाती है, और जो और भी जो चीज़ें हैं उनसे वो रिसोर्सेज प्राप्त कर लेते हैं। अब औपचारिक शिक्षा की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं। औपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सुनियोजित प्रयासों की और व्यवस्था की आवश्यकता होती है, यानी कि पहले से ही प्री प्लानिंग करना मस्ट है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल एवं अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाओं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है। औपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य एवं परिश्रम साध्य होती है। इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक बालक विद्यालय में है तब तक ये शिक्षा चलती है। बच्चे भी कहते हैं वो पीछा छूटा स्कूल से, है ना। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले या किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले। औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। औपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय का महत्व। अब विद्यालय का क्या महत्व है, विद्यालय क्या रोल प्ले करता है। समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति औपचारिक अभिकरणों द्वारा करता है। इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण विधियों एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर शिक्षकों की देख रेख एवं निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये अभिकरण पूर्व नियोजित होते हैं और इनके अपने नियम एवं निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ ये अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष साधन भी कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह अथवा संगठन है जिनका निर्माण समाज शिक्षा के उद्देश्यों की लिए पूर्ति के लिए करता है, जैसे शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। तो ये क्या करते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, करते हैं और उसके बाद हमें डिग्री दे देते हैं। चलिए अब चलते हैं विद्यालय की तरफ। विद्यालय शिक्षा के औपचारिक अभिकरण होते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के स्कॉला या स्कॉला से हुई, जिसका अर्थ है अवकाश, लेजियर। विद्यालय का निर्माण बालकों को शिक्षा देने हेतु किया जाता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां पहले से ही सुनिश्चित होती हैं। ओके, तो बिना सिलेबस के हम किसी भी क्लास को, सब क्लास का अलग अलग सिलेबस पहले से ही हो जाता है। और जो हमारी गवर्नमेंट जो बुक्स बनाती है वो भी ऑलरेडी पहले बता देती है कि किसको कितना क्या पढ़ाना है। रॉस के अनुसार विद्यालय व संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिल सके। जॉन ड्यूबी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो, यानी कि सही डायरेक्शन में वो जाए। विद्यालय का महत्व क्या है? औपचारिक शिक्षा के साधन में विद्यालय का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था बालकों को समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं सर्वांगीण विकास हेतु सुचारू रूप से करते हैं। तो पॉइंट है इसके फर्स्ट है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु किसी न किसी व्यवसाय में लग जाता है।
इसके लिए उसे शिक्षित होना आवश्यक है। आज विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा में भी शिशु शिक्षा तक की व्यवस्था के लिए विद्यालयों का महत्व है, यानी कि बच्चा छोटा होता है तभी से उसको स्कूल भेज दिया जाता है। बालकों में शिष्टाचार और सहानुभूति तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण को उत्पन्न करने के लिए घर की अपेक्षा विद्यालय ज़्यादा उत्तम होता है। बालक घर की चार दीवारी के अंदर इन दृष्टिकोणों को नहीं सीख सकता। ठीक है, यहाँ पे है शिष्टाचार और सहानुभूति और निष्पक्ष दृष्टिकोण। इट मीन्स जो स्कूल होता है वहाँ पे सभी टाइप के बच्चे होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा अपना एक ही दृष्टिकोण रखता है कि हम सब एक हैं, तो वो घर के चार दीवार में तो सीख नहीं सकता। तो 3 पॉइंट, विद्यालय एकमात्र वह साधन है जहाँ शिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है। विद्यालय बालकों को साक्षर बनाने के साथ उनमें सहयोग, उत्तरदायित्व एवं धैर्य इत्यादि भावनाओं का भी विकास करता है। विद्यालय बालकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु हर समय हर संभव प्रयास करता है तथा उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। इसके साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी आयोजन करता है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। विद्यालय समाज अथवा राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। समाज के द्वारा ये उद्देश्य भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इन बदली हुई आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति हम विद्यालय द्वारा ही करते हैं। विद्यालय राज्य के आदर्शों, विचारधाराओं एवं मान्यताओं का प्रसार करने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए सभी प्रकार के राज्यों, साम्यवादी, फासिस्टवादी तथा लोकतंत्र आदि में भी विद्यालय का अपना ही स्थान है। विद्यालय शिक्षा का वह एकमात्र साधन है जो बालकों को विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। यह वातावरण शुद्ध, सरल एवं स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। विद्यालय समाज की निरंतरता और विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। टी.पी. नन ने लिखा है कि विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय बालकों को लोकतंत्र के मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ नागरिकता की भी शिक्षा देता है। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विद्यालय के महत्व को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अब हमारा पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा। जो पहले हमने पढ़ा वो औपचारिक शिक्षा, अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ जो शिक्षा की विशेषता बतलाता है। अनौपचारिक शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, अन प्लस उपचारिक। अन का अर्थ है नहीं और उपचारिक शब्द का उपचार से बना है। उपचार का अर्थ है इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ है व्यवस्थाहीन, अर्थात जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा न की जाए। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे व्यक्ति बिना कहीं व्यक्तित्व साधनों अथवा प्रयासों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी कि उसको कोई डायरेक्शन नहीं देना है, वो खुद ब खुद सीख जाता है। इलियट एवं फ्रेयर के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विरोधी शिक्षा है। कुम्बुस एवं अहमद के अनुसार जनसंख्या में विशेष उपसमूह व्यक्ति एवं बालकों को चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर कोई भी संगठित कार्यक्रम नहीं है। ला बेला के अनुसार विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है। जीवन में मनुष्य अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों तथा माध्यमों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वह साधन वह माध्यम जिनकी जानबूझ इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर। उदाहरण के लिए विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। नंबर 2 पे है वे साधन या माध्यम जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया गया किंतु अपने मूल रूप में ही रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव कर सकते हैं कि नीम के पेड़ का आकार, पत्तियां, फूल व फलों का आकार व रंग रूप कैसा होता है। इसी प्रकार हम भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं और ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्र आदि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। प्रोफेसर जे.एस. रॉस के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसमें अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतया विकास करना सिखाती है। सरल शब्दों में अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित विशेषता है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं विशेष प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही अधिक विस्तृत होंगे और उतनी अच्छी शिक्षा होगी। ठीक है, यहाँ औपचारिक शिक्षा ये है कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो पूर्वज थे, जो बड़े बूढ़े थे, वो कहते थे कि देखिए किताबी ज्ञान तो है ही ज़रूरी, पर एक सोशल ज्ञान, एक आसपास का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी। जब ये दोनों मिल जाते हैं और अच्छा हम अडॉप्ट कर लेते हैं एक्सपीरियंस, तो उसी से हम क्या और बच्चे क्या, वो एक सुपर सिटीज़न बन सकते हैं। तो बुकिश ज्ञान नॉलेज तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ अदर नॉलेज भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस एवं समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यही अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत है। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य तथा श्रम साध्य नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा का सुगत तथा मनोरंजनकारी होती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है। अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावनात्मक तथा सांस्कृतिक प्रदान होती है। इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को कहीं अधिक प्रभावित करती है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना, बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, जीवन उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करना एवं सभी को साक्षर करना, समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना, सफल जीवन व्यतीत करने की योग्यता का विकास करना, भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों, पहलुओं तथा क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करना, शैक्षिक स्तर पर उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करना। अब है अनौपचारिक शिक्षा का चयन। कहाँ कहाँ से होती है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षा का कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता। इसमें बालकों, युवकों तथा प्रौढ़ों को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। अनौपचारिक अभिकरण का कोई निर्धारित कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं होता। इनके नियम भी निश्चित नहीं होते। साथ ही इसके द्वारा बालकों के आचरण को अप्रत्यक्ष एवं आकस्मिक ढंग से शिक्षा दी जाती है। ड्यूबी ने औपचारिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य भी करती है। यह प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती और कल्याण की प्रेरणा देती है। यह कथन और विचार में शुद्धता और सजीवता लाती है। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं: परिवार, समुदाय, राज्य, धर्म, पुस्तकालय एवं वाचनालय, दूरदर्शन, ठीक है, और पड़ोस भी हो जाता है कभी कभी। परिवार को बालक का प्रथम विद्यालय कहा जाता है। परिवार में प्राप्त शिक्षा बालक को उसके संपूर्ण शिक्षा का आधार प्रदान करती है। परिवार के महत्व को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया। इसलिए विद्यालय में
परिवार जैसा वातावरण बनाने की बात पर बल दिया जाता है। मॉन्टेसरी एवं फ्रॉबल ने किंडरगार्टन की अवधारणा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। फ्रॉबल के अनुसार कक्षाएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और घर के द्वारा दी गई औपचारिकतर शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशील और स्वाभाविक होती हैं। समुदाय दूसरा हमारा है समुदाय, जहाँ से औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। परिवार के बाद बालक की शिक्षा की द्वितीय सीढ़ी समुदाय होता है। बालक समुदाय के संपर्क में आकर अनेक बातों को सीखता है। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय विद्यालयों की स्थापना करता है एवं शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र में विशेष होता है। अब उसके बाद है राज्य। राज्य शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। शिक्षा का समुचित प्रबंध करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि अच्छी शिक्षा द्वारा ही एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इस संबंध में अरस्तु ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा है कि उचित शिक्षा राज्य पर निर्भर है और एक उपयुक्त राज्य की स्थापना उचित प्रकार से शिक्षा द्वारा हो सकती है। परिवार समुदाय की तरह बालक राज्य से भी अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ सीखता रहता है। धार्मिक संस्थाएं एवं विभिन्न धर्म भी हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ये शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। धर्म के माध्यम से ही बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जिसबर्ट के अनुसार धर्म ईश्वर एवं देवताओं के प्रति जिनके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर अनुभव समझता है, गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। पुस्तकालय और वाचनालय। पुस्तकालय एवं वाचनालय अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। ये संचित ज्ञान के भंडार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से मनुष्य अथाह ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और अपने ज्ञान कोश में वृद्धि कर सकता है। इनमें उपलब्ध विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, उपन्यासों आदि का अध्ययन करके व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हेतु ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ ही शिक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान में दूरदर्शन में ऐसे अनेकों कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इनमें औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण द्वारा देश भर में अपनी कक्षाएं चलाता है। अब है हमारी अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। जनसंख्या का विशाल रूप, बढ़ता हुआ शिक्षा व्यय और औपचारिक शिक्षा की असफलता ने विश्व के शिक्षा शास्त्रियों को ये सोचने पर विवश कर दिया कि वर्तमान औपचारिक शिक्षा के स्थान पर शिक्षा की किसी अन्य व्यवस्था की खोज की जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या हो रहे हैं, केवल किताबी ज्ञान ले रहे हैं। इसी कारण से अनौपचारिक शिक्षा पर उनकी दृष्टि पड़ी। औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें इतने अनुभव प्रदान करती है कि मनुष्य के जीवन में एक ही शैली तथा दर्शन प्रदान कर देती है। औपचारिक शिक्षा केवल कुछ ज्ञान प्रदान करती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा हमें जीवन के हर क्षेत्र में संबंधित हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा हमें वह ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है जो हमारे जीवन में वास्तविक रूप से काम आता है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा हमें केवल कुछ वर्षों तक ही, सामान्यतः विद्यार्थी जीवन तक ही प्राप्त करते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण इसमें शिक्षा व्यय कम होता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। अब डिफरेंस देख लेंगे हम लोग। डिफरेंस जो है वो किस बेस पे है, उसका एरिया, उसकी प्लानिंग है, फिर अभिकरण है, उसके फिर पर्पस क्या है, उसकी शिक्षण विधियाँ क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, अवधि क्या है, फिर शिक्षक, स्थान, प्रमाण पत्र, ये सारे डिफरेंस हैं हमारे औपचारिक और अनौपचारिक में। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। अंतर का आधार औपचारिक और क्षेत्र में क्या है। औपचारिक इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है, जबकि अनौपचारिक का क्षेत्र व्यापक होता है। संकीर्ण इसलिए औपचारिक क्योंकि बुकिश नॉलेज है और ये हमको अपने व्यवहार से, आस से, पड़ोस से, मतलब जहाँ भी हम जाते हैं हमको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। योजना, यह शिक्षा सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं द्वारा दी जाती है। और अनौपचारिक में क्या है, इसकी पहले से कोई योजना नहीं होती, इसे व्यक्ति आकस्मिक रूप से प्राप्त करता है।
फिर अभिसरण में क्या है? अभिकरण में इस प्रकार की शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित होते हैं। विद्यालय एवं पुस्तकालय आदि शिक्षा अभिकरण है। और इसमें क्या है? परिवार, मित्र, पड़ोस, राज्य, समुदाय, धार्मिक संस्थान आदि इस शिक्षा के प्रमुख अभिकरण है। अब आ रहा है उद्देश्य। तो औपचारिक में क्या होता है? इसमें शिक्षा के मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। और अनौपचारिक में क्या होता है? यह शिक्षा के बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। फिर है शिक्षण विधियाँ। और औपचारिक में क्या होता है कि शिक्षण विधियाँ कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है। और अनौपचारिक में इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं होती हैं, अनुभव से बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं या फिर वो खुद ही सीख जाते हैं। पाठ्यचर्या, इसमें पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित होती है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। और इसमें क्या है? इस प्रकार की शिक्षा की कोई निर्धारित पाठ्यक्रिया नहीं होती है, संपूर्ण जीवन ही इसकी पाठ्यचर्या होती है, यानी कि थ्रू आउट ऑफ लाइफ इंसान सीखता ही रहता है। अवधि में है, इसमें प्रत्येक कक्षा एवं स्तर का पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि तक पूरा कराना होता है। सिलेबस करवा देते हैं हम, साल भर में कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। और इसमें क्या होता है? अनौपचारिक में इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती। बालक जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक सीखता ही रहता है, यानी जब तक उसकी लाइफ है वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। शिक्षक में क्या है? इस शिक्षा को प्रदान करने कार्य तो विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति करते हैं, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है तो वो टीचर करेगा। और इसमें क्या होता है? इस शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं, यानी कि वो खुद अपने आप के शिक्षक होते हैं, क्योंकि वो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और इस स्थान में क्या है? यहाँ शिक्षा केवल विद्यालय में ही दी जाती है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन है, औपचारिक है तो विद्यालय महाविद्यालय में दी जाएगी। और इसमें है अनौपचारिक में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। आप जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ सीखेंगे। प्रमाण पत्र, इस शिक्षा में परीक्षा की सफलता होने पर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। और इसमें किसी बात का कोई प्रमाण नहीं आपको दिया जाता है। उपयुक्त अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए भी अत्यधिक निकट है। एक के बगैर दूसरे की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, बुकिश नॉलेज भी चाहिए हमको, और हमको सोशल का नॉलेज भी चाहिए, समाज का भी नॉलेज चाहिए, सारी नॉलेज चाहिए हमको। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा पर। शिक्षा स्वरूप के दो विषम रूप औपचारिक और अनौपचारिक हैं। इसमें औपचारिक स्वरूप पूर्ण नियंत्रणवादी है, जिसमें विकास के हर पहलू पर नियंत्रण होता है। इसमें कक्षा, कक्ष, प्रवेश, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, अनुशासन, परीक्षा, स्थान, आयु, योग्यता आदि सभी नियंत्रित होते हैं। शिक्षा का दूसरा रूप अनौपचारिक है। इसमें सभी कुछ पूर्ण रूप से अनियंत्रित होता है। इसमें न कक्षा, न कक्ष, न पाठ्यचर्या, न परीक्षा और न ही अनुशासन आदि है। वर्तमान में इन पूर्ण नियंत्रण तथा अनियंत्रित स्वरूपों के बीच में एक नया शिक्षाविदों ने विकसित किया। शिक्षा के इस नए रूप को निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। निरौपचारिक शिक्षा न तो पूर्ण रूप से अनियंत्रित है जैसा कि अनौपचारिक शिक्षा होती है, और न ही पूर्ण रूप से नियंत्रित है जैसा कि औपचारिक शिक्षा होती है। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण भी होता है, अर्थात शिक्षार्थी जहाँ कई क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रित रहता है, वहीं साथ ही साथ कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भी रहता है। उदाहरण के लिए निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण विधि आदि के क्षेत्र में विद्यार्थी पर कोई बंधन नहीं होता, किंतु पाठ्यचर्या, परीक्षा जैसे क्षेत्र में नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए खुले विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यचर्या द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक है, क्योंकि इसमें शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यचर्या, परीक्षा को भी व्यवस्था है, परीक्षा की व्यवस्था है इसमें, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। यह शिक्षा का नियंत्रण पक्ष है। ओके, किंतु छात्र को पूर्ण योग्यता, स्थान, आयु आदि संबंध का इसमें कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उसमें ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपकी एज बाउंडेशन है या आप इसी जगह आपको पढ़ना है या पर्टिकुलर आपको यहाँ पे आना है, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए निरौपचारिक एजुकेशन है ये। और यह शिक्षा का औपचारिक पक्ष है। संक्षेप में निरौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के कुछ पक्षों को मिलाकर बनाया गया, इस प्रकार इसे व्यक्त कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा, ओके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और आपका अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, इसको मिला के। अब अनौपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं।
प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा में क्या है, इसमें एज लिमिटेशन नहीं होती है ना। जन शिक्षा एवं सतत शिक्षा की व्यवस्था, सतत शिक्षा मीन्स लगातार कंटिन्यू शिक्षा की व्यवस्था अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा होती है। ये वह साधन है जो इन युवकों एवं प्रौढ़ों के लिए वरदान सिद्ध हुए जो शिक्षा के वास्तविक रूप से निर्धारित की गई आयु में अपनी शिक्षा को पूरा न कर पाए हो। अतः वे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर पाए और साक्षर होना चाहते हैं तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षा के साधन से होती है। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में बहुत प्रोग्राम चलाए थे प्रौढ़ शिक्षा का, जो पहले क्या होता था कि लोग पढ़ नहीं पाते थे, जो महिलाएं होती थी वो भी नहीं पढ़ पाती थी और वो पढ़ना चाहती थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया और इसमें वो लोग पढ़ते थे, जिससे निरौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया। ओके, चलिए अब है दूरवर्ती शिक्षा, यानी कि आप डिस्टेंस एजुकेशन। मुक्त विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटीज़, शैक्षिक रेडियो, एजुकेशनल रेडियो एंड द शैक्षिक दूरदर्शन, एजुकेशनल टेलीविज़न। तो दूरवर्ती शिक्षा क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। दूरवर्ती शिक्षा एक गैर पारंपरिक विधि के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आना पड़ता, बल्कि वे अपने स्थान पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बोग होमवर्क के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार जो शिक्षा के निरंतर तत्कालीन निरीक्षण में नहीं है उन्हें दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा एक ऐसा अधिगम का अवसर है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाली संख्या के मध्य को भौतिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशन के द्वारा दूर कर दिया जाता। दूरवर्ती शिक्षा के अन्य नाम भी संचालित हैं और क्या क्या कहते हैं इसको, पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, बाह्य अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, परिसर से बाहर अध्ययन, मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अध्ययन, बहुमाध्यम शिक्षा। तो ये हमारे दूरवर्ती शिक्षा के और भी नाम है। अब दूरवर्ती शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या होता है ये, इसका काम क्या होता है। नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों के लिए आत्मसंतुष्टि तथा व्यावसायिक प्रगति हेतु, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनको पढ़ना है, आगे और डिग्री लेनी है, तो वो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए दूरवर्ती शिक्षा का अरेंजमेंट किया गया है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति हेतु विकास, अब आपको टीचर तो अवेलेबल होंगे नहीं क्योंकि आप घर पे बैठे हैं, तो इसमें क्या होता है आपको खुद ही अपनी एजुकेशन करनी पड़ती है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो क्या होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। ज्ञान के उन्नयन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण, और आपको खुद ही अपना प्रशिक्षण लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है, तो आपको, हाँ अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं आप लेना चाहें तो। अब है हमारा मुक्त विद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय। अब ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी ये क्या है, 1962 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग से भारत में मुक्त विद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत करती गई। इस संकल्पना को लिखित रूप से हेराल्ड विल्सन ने सन 1963 में प्रस्तुत किया और अतः प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में हुई। सबसे पहले कहाँ हुई, मुक्त विद्यालय स्थापना हुई लंदन में। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं इसके। इसमें आयु सीमा एवं शैक्षिक अर्हताओं का कोई बंधन नहीं होता है। इट मीन्स कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई भी एजुकेशन को वो ले सकता है। चुना मार्क्ड असाइनमेंट के द्वारा अनवर्त मूल्यांकन की स्थापना, ठीक है, इसमें क्या होता है आप लोग को असाइनमेंट दिया जाता है, उसको आपको सबमिट करना पड़ता है यहाँ पे। और इसके साथ ही छात्रों की सहायता के लिए पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। और भारत या इसके क्षेत्र, बाहर के क्षेत्रों के लिए भी इसके द्वार खुले हुए हैं। आप इंडिया में पढ़ सकते हैं और इंडिया के बाहर भी। शिक्षण के तरीकों में विविधता एवं खुलापन होता है, विविधता और खुलापन, आप इसमें बंधन में नहीं बंधे होते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा। अब है शैक्षिक रेडियो। भारत में रेडियो की सहायता से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कलकत्ता रेडियो केंद्र द्वारा 1937 में आरंभ किया गया था। शैक्षिक प्रसारण तथा विचार विनिमय का यह एक सशक्त साधन है
तथा व्यापक रूप से शिक्षा के प्रति उचित वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। शैक्षिक रेडियो के विकासात्मक पक्ष इस प्रकार है। प्रसारण नेटवर्क की स्थापना, विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों की तैयारी व निर्माण। शैक्षिक रेडियो के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं: विद्यालय प्रसार, विश्वविद्यालय प्रसार, कृषि एवं घरेलू प्रसारण, प्रौढ़ शिक्षा एवं सामुदायिक विकास परियोजना, भाषा अधिगम परियोजना। अब है हमारा शैक्षिक दूरदर्शन। यह संचार का एक सशक्त साधन है। यह अभिकरण शिक्षा को वास्तविक रूप से आजीवन शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। यह जन सामान्य को कानूनी शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा आदि की जानकारी देने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। शैक्षिक दूरदर्शन की निर्माण प्रक्रिया निम्नवत होती है कि इसमें क्या होता है, नियोजन होता है, मतलब प्लानिंग की जाती है। निर्माण पूर्व की तैयारियां, कैसे कैसे उसको शो करना है, क्योंकि इसमें दिखता भी है तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो। कार्यक्रम का वास्तविक निर्माण, फिर उसके बाद मूल्यांकन। अब निरौपचारिक शिक्षा के लाभ, इससे क्या क्या एडवांटेज हैं देखते हैं। निरौपचारिक शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा संबंधी बढ़ती हुई मांग को सरलता के साथ पूरा कर सकती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के घुटनपूर्ण तथा बंधन युक्त वातावरण से विद्यार्थी को मुक्ति दिलाती है, क्योंकि जाना नहीं पड़ता विद्यार्थी को। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा पर बढ़ते हुए राजकीय व्यय तथा प्रतिछाया व्यय को कम करने में सहायक है। निरौपचारिक शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के समान मापन के अयोग्य नहीं है, इसका मापन किया जा सकता है। निरौपचारिक शिक्षा मापन किया जा सकता है, मतलब जब आप अपना सबमिट कर देते हो असाइनमेंट वगैरह, तो आपको उसी के आधार पे कुछ नंबर मार्किंग वगैरह दिए जाते हैं, तो इसका मापन किया जा सकता है। निरौपचारिक शिक्षा में परीक्षा की व्यवस्था के कारण शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में भी एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है, इस कारण छात्र व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ रहता है। निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित होता है। इस शिक्षा में आयु, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, योग्यताएं आदि का बंधन न होने से शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहती है। इससे उन दूर, निर्गम तथा जटिल स्थानों में रहने वाले भी सरलता से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ अनेक कारणों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना असंभव है। अब औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अंतर देखेंगे हम। अंतर के आधार पर क्षेत्र, मापन, पाठ्यचर्या, साधन, संस्था। ओके, क्षेत्र। औपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता और अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। इट मीन्स आपको एग्जाम देना पड़ता है। मापन। अनौपचारिक शिक्षा में न तो मापन संभव है और न ही मापन की व्यवस्था, और निरौपचारिक शिक्षा में मापन संभव है तथा इसमें मापन की व्यवस्था भी होती है। पाठ्यचर्या। इस शिक्षा में किसी भी प्रकार का पाठ्यचर्या नहीं होती, जबकि इस शिक्षा में निश्चित पाठ्यचर्या होती है, सिलेबस होता है। साधन। अनौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित नहीं है, निरौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित हैं। संस्था। अनौपचारिक शिक्षा में न तो व्यवस्थित होती है और न ही इसकी व्यवस्था करने का कोई विधिवत संस्था है, और निरौपचारिक में यह शिक्षा व्यवस्थित तथा सचेष्ट होती है और इसकी व्यवस्था करने की कोई ना कोई संस्था होती है। अब कल हम पढ़ेंगे हमारे शिक्षा के उद्देश्य। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, सुनिए। ओके, टेक केयर।